हेलो दोस्तों, देखिए यूपी लेखपाल का एक भाग है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा आपदा प्रबंधन। इससे 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे जहां से आपको 10 नंबर डिक्टो मिल जाएंगे। तो मैं आप लोगों को ये पूरा सिलेबस कराऊंगा जिसका मैं आपको फ्री पीडीएफ दूंगा। और इस महा मैराथन में ओनली वन शॉट महा मैराथन में आपको मैं पूरा सिलेबस कवर करके दूंगा। जिसमें देखिए मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ाऊंगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पर्यावरण जो पारिस्थितिकी आपदा प्रबंधन है, इसे चैप्टर वाइज आप लोगों को सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा जिनका मैं एमसीक्यू भी आप लोगों को लगवाऊंगा। देखिए मैं आप लोगों को इस महा मैराथन में फास्ट रिवीजन कराऊंगा। जैसे आपने कहीं से पढ़ रखा है तब भी आपके लिए बेहतर है, और नहीं पढ़ रखा तब भी ऐसे मान के चलो आपको सारे क्वेश्चन यहीं पर याद हो जाएंगे ट्रिक के साथ और एमसीक्यू के साथ। मैं बढ़िया सा सेशन बना के लाया हूँ। फास्ट रिवीजन के लिए मैं वन लाइनर कराऊंगा, फिर वन लाइनर सेम वही डिक्टो वन लाइनर का मैं एमसीक्यू करा दूंगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन इसी क्लास में रट जाएं। जैसे अब देखिए एमसीक्यू हम इसलिए कराएंगे ताकि आप वन लाइनर जो पढ़े हैं वो तुरंत ही लगाएंगे तो उससे याद हो जाएगा। इसकी मैं आपको फ्री पीडीएफ दूंगा, पीडीएफ के लिए आप लोग कमेंट करना, ठीक है। तो देखो पीडीएफ के लिए मैं फ्री पीडीएफ जब दूंगा जब आप वीडियो पर 100 लाइक हो जाएंगे टोटल। इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, भाई बहनों को, जिसका मतलब लेखपाल में लगा है, जिनको ज़रूरत है। तो एक ही वीडियो में मैं सारा कंप्लीट कर दूंगा। जब मेरे वीडियो पर 100 लाइक हो जाएंगे आप लोग दबा कर शेयर कीजिएगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम की, वहाँ से आप टेलीग्राम से फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसमें मैं पर्यावरण, जैसे पहला चैप्टर रहेगा पर्यावरण एवं सतत विकास। देखो मैं आप लोगों को पहले चीज़ों देखो, ऐसा हवा हवा ही नहीं, क्रीम दूंगा एकदम क्रीम। जैसे मैंने पर्यावरण सतत विकास से पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, देखो वन लाइनर, देखो इसकी थ्योरी ये यहाँ पर लिखी है। अभी मैं आप लोगों को इसका हिंट देता हूँ, डेमो देता हूँ। पर्यावरण किससे बनता है? फिर ये क्वेश्चन पर्यावरण अविभाज्य समिट है जिसकी रचना होती है। इन्होंने बोले आप पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? डिक्टो इसी चीज का मैं एमसीक्यू बना दूंगा। देखो जैसे पहला वन लाइनर क्वेश्चन हमारा था पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। अब ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं, केवल पेड़ पौधे, केवल जीव जंतु, चारों ओर की प्राकृतिक दुनिया, केवल जलवायु। तो इसका सही आंसर जैसे ये हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप वन लाइनर पढ़ोगे तो जल्दी जल्दी इन चीज़ों को करोगे। फिर मैं तुरंत ही इसका व्याख्या भी दिया हूँ, बढ़िया तरीके से बना के लाया हूँ मैं सेट। पर्यावरण किन तत्वों से मिलकर बना होता है? केवल भौतिक, केवल जैविक, भौतिक जैविक एवं सांस्कृतिक दोनों। तो ये सही आंसर हो जाएगा। पहले वन लाइनर आपको पढ़ाऊंगा फिर इसका एमसीक्यू लगाऊंगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तुरंत आप लोग जवाब दोगे, अच्छा सर 5 जून को पढ़ा था। तुरंत आप लोग इन सारी चीज़ों को बताते जाओगे। तो चलिए पहले हम लोग 20 क्वेश्चन वन लाइनर करूंगा, तुरंत 20 क्वेश्चन का मैं ये सेट लगाऊंगा। आपका पूरा सेट है, आपको ये फ्री पीडीएफ मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कीजिएगा। तो देखिए हमारा पर्यावरण सतत विकास पहला चैप्टर है। इसमें इन्होंने पूछा है पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण क्या है, देखिए भूमि, जलवायु, पौधे एवं पशुओं की जो प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, जैसे पेड़ पौधे, पशु, हम लोग, आप लोग, हम सबके चारों ओर जो अस्तित्व में है उन संपूर्ण, जैसे पेड़ पौधे, सड़क, नदी नाले, ये सारी चीज़ें, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्तियों को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, जिसमें आपकी भौतिक जीविकीय चीज़ें हैं एवं सांस्कृतिक तत्वों की चीज़ें हैं, अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती हैं। मतलब आप मान लो ये कोई कैंडिडेट है, यहाँ पर आपका पेड़ पौधा है, ठीक है, ये पेड़ हो गया, यहाँ पर गाय बंधी है, ना मतलब तालाब है, नदी है, ये सारी चीज़ों का जो योग होता है उसे हम लोग पर्यावरण कहते हैं। अब देखिए जिसमें सजीव और निर्जीव सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अब इन्होंने पूछा है दूसरा वन लाइनर, पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण बनता है जैसे जिसमें जीवीय घटक होते हैं, मैंने बोला जिसमें निर्जीव सजीव दोनों होते हैं, जिसमें जीवीय घटक होते हैं, भू आकृति शामिल होती है और अजैविक घटक शामिल होते हैं, उससे पर्यावरण बनता है। देखो डिक्टो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन आएगा पर्यावरण एवं अविभाज्य समिट है। पर्यावरण एक अविभाज्य समिट है जिसकी रचना होती है, किससे होती है? अब 4 ऑप्शन देंगे, तो भौतिक जैविक से एवं संस्कृत तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से होती है। पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका 1986 में पारित हुआ था। आप देखते जाइएगा, जब मैं एमसीक्यू इसका लगवाऊंगा तो तुरंत आप ये सारे के सारे क्वेश्चन लगाते हुए चले जाओगे। ठीक है, अब इन्होंने कहा पर्यावरण निश्चयवाद, निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? तो कार्ल रिटर हैं, कार्ल रिटर हैं निश्चयवाद। ठीक है, अब कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार, वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है? कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम? तो ये 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 वाला। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसे नीरी बोलते हैं, कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो नीरी की स्थापना आपकी 1958 में नागपुर महाराष्ट्र में की गई थी, 1958 में। तो आपसे सीधे क्वेश्चन पूछेंगे, नीरी की स्थापना कब की गई थी? 1958 में। नीरी का मुख्यालय कहाँ है? वो नागपुर में है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ अवस्थित है? आपका नागपुर में है। निय, NEA, निया से क्या अभिप्राय है? एन का मतलब नेशनल, ई का मतलब एनवायरमेंट और ए का मतलब अथॉरिटी। तो नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी, नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी। सीधे आपकी इसकी फुल फॉर्म पूछेंगे तो देखो, वन लाइनर का मतलब ये है कि आपको जल्दी से चीज़ें मिल जाती हैं और जल्दी फास्ट रिवीजन होता जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जेनेवा में है। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? UNEP का मुख्यालय आपका नैरोबी केन्या में है। ठीक है, EPA का पूर्ण क्या नाम है? ई का मतलब होता है इन्वायरमेंटल, भाई हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण परिस्थिति पढ़ रहे हैं तो ई का मतलब इन्वायरमेंट ही होगा। इन्वायरमेंटल, पी का मतलब प्रोटेक्ट, प्रोटेक्शन भी होता है, प्रोटेक्ट, और ए का मतलब एजेंसी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्ट एजेंसी या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम है। राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब हुआ था? मतलब पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन जब हुआ था जब राजीव गांधी थे, उनके नेतृत्व में। अच्छा सर, लेकिन इसका सृजन कब हुआ था? तो इसका सृजन हुआ था 17 सितंबर 1985 को, राजीव गांधी के टाइम में 1985 में हुआ था। विश्व की सबसे बड़ी वन्यजीव परियोजना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1973 को इंदिरा गांधी द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? तो 1972 में इंदिरा गांधी ने विश्व की सबसे बड़ी वन्यजीव परियोजना प्रारंभ की थी। किसने की थी? तो इंदिरा गांधी ने की थी। अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में लाया गया था। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस, भाई पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता? 5 जून को मनाया जाता, लेकिन ये पहली बार कब मनाया गया था? तो 1973 में ये पहली बार मनाया गया था। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित किया गया था 1997 में, पृथ्वी +5 97 में। आमतौर आपने समाचार में देखा होगा, Rio+20 सम्मेलन क्या था? Rio+20 सम्मेलन क्या था? ये एक धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। संयुक्त राष्ट्र ने सम्मेलन कराया था जिसमें इन्होंने धारणीय विकास की अवधारणा, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा दी थी। Rio+20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? इसका शीर्षक था फ्यूचर वी वांट। सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर्यावरण परिस्थिति थे, 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन पूछेंगे कि Rio+20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एक, द फ्यूचर वी वांट। पृथ्वी, अब ये कह रहे हैं पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? रियो डी जनरियो। आप लोग कमेंट में बताइएगा रियो डी जनरियो कहाँ पड़ता है। अब देखिए, मैंने ये पहला पेज कंप्लीट किया है, जिस पहले पेज के जितने वन लाइनर थे मैं इसका सेम डिक्टो आपको MCQ बना कर देता हूँ। देखिए, हमने पहला चैप्टर वाइज जैसे पढ़ा था पर्यावरण एवं सतत विकास का, अब मैंने 20 क्वेश्चन लगभग में पढ़े हैं, वन लाइनर 20 से 30। अब मैं सेम डिक्टो उसका MCQ देता हूँ, आप जल्दी जल्दी से जवाब देना। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? ये पहला क्वेश्चन था। जैसे मैंने बताया था कि आपके चारों ओर जो चीज़ें हैं, चारों ओर की प्राकृतिक दुनिया को ही हम लोग पर्यावरण कहते हैं।
अब देखिए, जिसमें पर्यावरण में आपकी भूमि, जल, वायु, पौधे, जीव, निर्जीव सब चीज आएंगी। पर्यावरण किन तत्वों से मिलकर बना है? ठीक है, तो पर्यावरण किन तत्वों से मिलकर बना है? आपका भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक, ये बताया था मैंने आपको। इसमें क्या है, अब इन्होंने कहा पर्यावरण जो है में 3 प्रकार के तत्व आपस में जुड़े होते हैं। तो कितने प्रकार के तत्व आपस में जुड़े होते हैं सर? 3 प्रकार के, जिसमें आपका भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक होता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता। पहली बार कब बनाया था, एक कमेंट में जरूर बताइएगा। हर साल हम लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? मैंने आप लोगों को बताया इसका वन लाइनर में। तो 1986 में पर्यावरण अधिनियम पारित हुआ था। ये भारत में पर्यावरण सुधार का प्रमुख कानून है। अब मैंने ये भी बताया आपको, निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है? कार्ल रिटर है निश्चयवाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो मैंने बताया था 1976 में जो संविधान संशोधन हुआ था, और 76 में कौन सा हुआ था? 42वां संविधान संशोधन। नीरी, अब नीरी के बारे में बताया था। नीरी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो नीरी की स्थापना मैंने आपको बताया था 1958 में। कहाँ पर हुई थी? नागपुर में, और नागपुर में ही इसका हेडक्वार्टर है। नीरी का मुख्यालय कहाँ है? तो नागपुर में है। नागपुर कहाँ है? कमेंट में जरूर बताना। निया NEA का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल एनवायरनमेंट एजेंसी की अथॉरिटी। अब ये बताओ, ए का मतलब मैंने अथॉरिटी बताया था, तो एजेंसी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इसमें से या तो ए ऑप्शन है, या तो बी है, या तो डी है। तो इसमें नेशनल एनवायरनमेंट बताया था, यहाँ पर ई का मतलब इकोलॉजी है, तो इसलिए कैंसिल आउट हो गया। तो सही आंसर नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नैरोबी। नैरोबी कहाँ पड़ता है, ये भी आप बताइएगा। UNEP का पूर्ण रूप क्या है? तो देखो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। यू का मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। EPA का पूर्ण रूप क्या है? EPA का पूर्ण रूप मैंने क्या बताया? पी का मतलब प्रोटेक्ट होता, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इसमें मैंने एजेंसी बताया था। ठीक है, इसमें मैंने एजेंसी बताया था, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी सही आंसर आपका हो जाएगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में आपको बताया था। एम्स्टर्डम किस देश में है? तो वो कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग ये कमेंट बताइएगा, क्या वन लाइनर और MCQ साथ साथ चलाने चाहिए, कि वन लाइनर साथ चलाने चाहिए और अगले वीडियो में MCQ लाना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन कब हुआ था? पर्यावरण वन मंत्रालय का गठन 1985 में हुआ था, 17 सितंबर 1985 को। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT अधिनियम कब पारित हुआ था? तो NGT मैंने बताया था, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT आपका पारित हुआ था 2010 में। पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? वो आपका बनाया गया था 1973 में। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। रियो +20 सम्मेलन किससे संबंधित है? रियो +20 मैंने आपको बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, मतलब सशक्त विकास से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है रियो +20। आप लोग कमेंट ये बताइएगा, वन लाइनर के बाद में MCQ कराने चाहिए कि नहीं कराने चाहिए, कि सीधे MCQ ही कराने चाहिए? वैसे ये है कि वन लाइनर पढ़ाया, MCQ पढ़ाया, तो उससे चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं और चीज़ें तुरंत ही याद हो जाती हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि रियो +20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था। अब आप देखिए, वन अर्थ, ग्रीन वर्ल्ड, कि द फ्यूचर वी वांट था। ठीक है, पहला शिखर, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वो भी मैंने बताया, रियो डी जनरियो। फिर मैंने कहा था बताइए कमेंट में ये कहाँ पड़ता है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे। अब सेकेंड पेज का आपका ये रहेगा, पर्यावरण पारिस्थितिकी आपदा प्रबंधन से ही। अब 20 क्वेश्चन का मैं वन लाइनर पढ़ूंगा, तुरंत मैं इसका MCQ पढ़ूंगा। तो देखिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, फ्री PDF देंगे और पूरी एक ही क्लास में सारा सिलेबस मैं कंप्लीट
कर दूंगा। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीए 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 की मैंने अभी फुल फॉर्म बताई थी, कमेंट में बताओ, को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ईपीए मैंने बनाया था एनवायरमेंटल प्रोटेक्ट एजेंसी की अथॉरिटी, ये बताइए, अथॉरिटी बताया था इसमें। इसका क्या नाम है? छाता विधान। क्या नाम है? छाता विधान। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किसके अधीन किया गया था? जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किसके अधीन किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? 2010 में। देखो पहले भी मैं इसको बता चुका हूँ, एनजीटी की स्थापना हरित न्यायाधि प्राधिकरण की स्थापना 2010 में हुई थी। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति अच्छे होते हैं, मैत्रीपूर्ण होते हैं, पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाते हैं, उनको हम लोग इको मार्क देते हैं। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्ह करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है इको मार्क। जो पर्यावरण के अनुकूल है तो उनको इको मार्क दिया जाता है। नगरीकरण और औद्योगिकीकरण, मतलब आप शहर बढ़ रहे हैं तो फिर इंडस्ट्री भी बढ़ रही है, औद्योगिकीकरण हो रहा है, तो वो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। क्यों? क्योंकि संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए और जैव विविधता के संरक्षण के लिए, जैसे औद्योगिकीकरण हो रहा, कंपनियां बढ़ रही, उससे गंदा मलबा निकल रहा है, फिर धुआं निकल रहा है, उससे प्रदूषण हो रहा है, तो पर्यावरण संतुलन के लिए वो चीज़ खराब है, इसलिए ये चीज़ें हानिकारक हैं पर्यावरण के लिए। ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए तो सही है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था? तो क्वेश्चन आप लोगों को देंगे, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था? अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने, भारत ने कि जापान ने? तो आपका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है, कहाँ पर दिया जाता है, किनको दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में जो अतुलनीय योगदान के लिए किसी संगठन को दिया जाता है। कोई जैसे ऑर्गेनाइजेशन है वो पर्यावरण के अतुलनीय, मतलब पर्यावरण को बहुत बढ़ावा देता है, उसमें बहुत अच्छा अपना योगदान देता है संगठन, तो उस संगठन को हम लोग राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार देते हैं। आपको बताऊं, पर्यावरण संरक्षण हेतु अपिको आंदोलन प्रारंभ हुआ था। एक है चिपको, एक है अपिको। चिपको अलग है, एपिको अलग है। ठीक है, एपिको आंदोलन प्रारंभ हुआ था महाराष्ट्र में। भाई चिपको आंदोलन आपका प्रारंभ हुआ था उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे या प्रणेता थे, जो लीडिंग कर रहे थे इस आंदोलन को, उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। अब कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है? ऐसा कौन सा मानव है जो पर्यावरण को विध्वंस करता है, उसे नष्ट करता है? प्रौद्योगिकी मानव, जो ज़्यादा मतलब इंडस्ट्रियलाइज की ओर है, तो वो विध्वंस करता है, नष्ट करता है पर्यावरण को। ठीक है, धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? मतलब धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा किसने दी थी? वो ब्रंट लैंड ने दी थी। धारणीय विकास के सतत विकास के मुख्य 5 क्षेत्र कौन से हैं? इन्होंने कहा धारणीय विकास अगर करना चाहिए तो आपको ये 5 क्षेत्र जो हैं चिन्हित करने चाहिए, जैसे जिसमें जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य कृषि एवं जैव विविधता। तो जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, जैव विविधता। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? भाई जल से हमारे यहाँ ज़्यादा बिजली होती है, जैसे डैम जो बनती हैं वहाँ से। धारणीय विकास किसके उपभोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो प्राकृतिक संसाधन के प्रति। अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना की गई, कब की गई? 1987 में। किसकी? भारतीय नवीकरण ऊर्जा, नई ऊर्जा, 87। सतत, निर्वहनीय, निरंतर। बात एक ही है, सतत का हो मतलब कॉन्टिन्यू, निर्वहनीय निरंतर वो भी कॉन्टिन्यू। अथवा स्थायी विकास शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो IUCN ने किया था। IUCN का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल, यू का मतलब यूनियन, फॉर सी का मतलब कंजर्वेशन ऑफ, एन का मतलब नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर
एंड नेचुरल रिसोर्स ने अपनी रिपोर्ट विश्व संरक्षण रणनीति में किया था। किसका प्रयोग किया था? स्थायी विकास शब्द का प्रयोग किया था। अब देखो ये मैंने 20 क्वेश्चन लगभग में वन लाइनर पढ़ लिए हैं। अब मैं डिक्टो इसी का MCQ कराता हूं। तो देखिए दोस्तों, डिक्टो सेम टू सेम वही क्वेश्चन आप लोगों को मैं वन लाइनर फॉर्मेट में पढ़ाए थे और वही मैं MCQ फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हाइप करें। ठीक है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? अब देखो ये ऑप्शन जल्दी से, तो आपका 1986 मैंने पढ़ाया था, पहला ही क्वेश्चन था। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को किस नाम से जाना जाता है? जल अधिनियम, छाता विधान। तो सही आंसर है इसका छाता विधान। देखिए मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं आपको ये PDF दे दूंगा, आप पढ़ सकते हो वहाँ से, क्योंकि वन लाइनर पढ़ते हैं तुरंत ये पढ़ते हैं तो टाइम लगता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना कब हुई थी? तो बताया था आपको 2010 में हुई थी। इको मार्क किन उत्पादों को दिया जाता है? तो सस्ते उत्पादों को नहीं भैया, आयातित उत्पादों को नहीं भैया, केवल सरकारी उत्पादों को नहीं भैया, जो पर्यावरण के प्रति अनुकूल होते हैं, मैत्रीपूर्ण होते हैं, उनको दिया जाता है। अब देखिए पर्यावरण के प्रति अनुकूल उत्पाद, ग्रीन आर्मी की शुरुआत किसने की थी? भारत ने, अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने कि जापान में? तो सही आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, मैंने बताया था आपको ऑस्ट्रेलिया ने की थी। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? चिपको आंदोलन आपका उत्तराखंड में हुआ था, जिसमें लीडिंग कर रहे थे कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। देखो आपको याद हो रहा है, वन लाइनर किया आपने तुरंत इधर आपको याद हो रहा है। अपिको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? सॉरी ये मिस्टेक हो गई है, इसमें महाराष्ट्र आपका सही आंसर होगा, महाराष्ट्र इसमें सही आंसर होगा। कौन सा मानव पर्यावरण का विनाशक माना जाता है? पर्यावरण को नष्ट करता है। सामाजिक मानव? कतई नहीं। वैज्ञानिक मानव? कतई नहीं। सांस्कृतिक मानव? कतई नहीं। प्रौद्योगिकी मानव ये होता है, ये पर्यावरण को विनाश करता है। तो ये देखिए सतत विकास, सतत धारणीय निरंतर, जो मैंने आपको बताया था, विकास की अवधारणा के प्रमुख प्रतिपादक गांधी जी थे? नहीं थे। मार्क्स नहीं थे, स्मिथ नहीं थे, ब्रंट लैंड रिपोर्ट थी। ठीक है, सतत विकास के मुख्य क्षेत्र हैं, मैंने 5 क्षेत्र बताए थे, जिसमें मैंने आपको जल बताया था, ऊर्जा बताया था, स्वास्थ्य बताया था, कृषि बताया था, जैव विविधता बताया था। ये मेरी टेक्निक अगर आपको सही लग रही हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर आप लोग नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोगों को मैं देखो, आप क्या करें, रिवीजन के तौर पर आप इस वीडियो को देखिएगा, चाहे 2x पे देखिएगा चाहे 1.5x पे देखिएगा, जल्दी से जल्दी आप देख लीजिएगा, आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। इतना तुम अकेले बैठ के नहीं पढ़ पाओगे। भारत में विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत क्या माना जाता है? कोयला? नहीं भैया। पर्यावरण? नहीं भैया। मैंने आपको बताया था जल माना जाता है। धारणीय विकास किसके उपयोग से संबंधित है? धारणीय विकास किसके उपयोग से संबंधित है? मानव नहीं, प्राकृतिक संसाधन से संबंधित उपयोगी है। अब देखिए भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण IRDA की स्थापना कब हुई थी? तो 1987 में हुई थी। सतत विकास शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? किसने किया था? IUCN ने। IUCN की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, जरा कमेंट में जरूर लिख के भेजिएगा ताकि आप लोगों को याद हो जाएगा। वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी में किया गया था। अब देखिए मैं ये सेकंड पेज में पढ़ चुका हूँ, सेकंड पेज के वन लाइनर MCQ हो चुके हैं। अब मैं थर्ड पेज का वन लाइनर MCQ देखता हूँ। तो देखिए इसमें इन्होंने बोला है धारणीय अथवा स्थायी विकास क्या है? धारणीय और स्थायी विकास क्या है? धारणीय अथवा स्थायी विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों, मतलब फ्यूचर की जो पीढ़ियां हैं, के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता से समझौते किए बिना वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। मतलब धारणीय या स्थायी विकास वो होता है जो फ्यूचर की पीढ़ी का ज़्यादा टेंशन नहीं करेगा, वर्तमान की पीढ़ी को क्या चाहिए उसकी आपूर्ति करना, फ्यूचर के बारे में मत सोचना, तो वो धारणीय या स्थायी विकास कहा जाता है। निर्वहनीय या टिकाऊ विकास क्या है? निर्वहनीय या टिकाऊ विकास किसे बोलते हैं? आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखने ही निर्वहनीय या
टिकाऊ विकास कहा जाता है। मतलब डेवलपमेंट भी हो और पर्यावरण को भी प्रदूषण ना हो, पर्यावरण भी नष्ट ना हो, उसको हम लोग टिकाऊ विकास बोलते हैं। वहीं देखिए इन्होंने 2002 में जोहान्सनबर्ग सम्मेलन का मूल उद्देश्य क्या था। 2002 में जोहान्सनबर्ग में एक मतलब सम्मेलन हुआ, उसमें एक उद्देश्य पारित किया था जिसका नाम था सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बनाए गए धारणीय विकास लक्ष्यों को कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। जैसे धारणीय विकास के लक्ष्य बनाए गए तो भाई इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की डेट रखी 2030। धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम कब पारित किया गया था। धारणीय विकास जो लक्ष्य हैं सर्वप्रथम पारित किए गए थे। धारणीय विकास लक्ष्य को 2012 में पारित किया गया था, Rio+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। Rio+20 का शीर्षक क्या था, वी वांट फ्यूचर। 2030 तक संयुक्त राष्ट्र 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसका निर्माण करेगा। संयुक्त राष्ट्र 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करना चाहता है। कब तक, 2030 तक। और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स का निर्माण किया गया है। अब ये देखिए यूएनओ ने सतत विकास का वर्ष घोषित किया है 2003। धारणीय कृषि का क्या अर्थ है। धारणीय कृषि क्या होती है। धारणीय कृषि का अर्थ है पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। मतलब कृषि इस तरीके से यूज करनी चाहिए पर्यावरण को नुकसान ना हो और उर्वरता भी लंबे समय तक बनी रहे, पर्यावरण से भी छेड़छाड़ ना हो, उसे धारणीय कृषि बोलते हैं। भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन कब से लॉन्च किया गया था। टिकाऊ 14-15 मतलब जब ऐसे थोड़ा याद कर लो, जब मोदी जी पीएम बने थे फर्स्ट टाइम 14-15 में, तब टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन लाया गया था, तब चला था। ठीक है, ये याद करने के तौर पर है। धारणीय विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कितने लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है, तो ये 17 गोल कब तक प्राप्त करने की ये वो रखा गया है, 2030 तक। सतत विकास के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैव विविधता का संरक्षण करो, प्रदूषण का विरोध करो, नियंत्रण एवं निर्धनता को घटाओ। नियंत्रण निर्धनता गरीबी को घटाओ, जैव विविधता को संरक्षित करो, प्रदूषण कतई मत करो, अगर कोई करता है तो उसका विरोध भी करो। वर्षा की मात्रा निर्भर किस पे करती, वायुमंडल में किस तरीके की नमी है। ज़्यादा नमी है तो वर्षा वैसी होगी, कम नमी है तो वर्षा कम होगी, है ना। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं, क्यों। जैसे आपने पौधा लगा तो दिया लेकिन फिर वो बहुत से पौधे अच्छे बढ़ जाते हैं, फल फूलते हैं अच्छे, लेकिन कुछ पौधे नहीं बढ़ पाते हैं, क्यों। प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। जब आप पौधा कोई लगाया है, मान लो ये आपने पौधा लगाया है, तो इस पौधे में जैसे आपने ये पौधा लगाया तो रोपण के समय अगर आपने सावधानी बरती नहीं तो इसमें जो रोम होते हैं वो रोम अगर नष्ट हो गए तो फिर बढ़िया तरीके से ये पौधा बढ़ता नहीं है। तो यही ये बोल रहे हैं, प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते, इसलिए पौधा बढ़ता नहीं है। एनवायर एन वाई नो एनवायरोनेर एनवायरोनेर शब्द किस भाषा से लिया गया, तो एनवायनोरे शब्द जो लिया गया फ्रेंच भाषा से लिया गया। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया गया, मतलब स्टार्टिंग हुआ देना 1987 से। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1993 से। इंदिरा गांधी की पहले हुई थी, राजीव गांधी की बाद में हुई थी, क्योंकि पहले इंदिरा गांधी आई थी, थोड़ा याद रखना है ऐसा, तभी आप लोग इधर उधर मिसमैच नहीं करोगे। तो इंदिरा गांधी पर्यावरण की शुरुआत 1987 में, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत 1993 में। भूमिगत जल के दोहन के कारण विश्व का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ है, वो बुकलिन हुआ, और ये बुकलिन आपका यूएसए में पड़ता है, बुकलिन हुआ है। ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था, जोसेफ फॉरमैन में। जोसेफ फॉरमैन ने बताया था कि ओजोन जो परत है O3, ओजोन परत है, ओजोन गैस क्या होती है O3, बोले ओजोन परत नष्ट हो रही है। ये सबसे पहले जोसेफ फॉरमैन ने 1985 में पता किया था, और ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC
क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा यौगिक है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब देखिए मेरा पहला सतत विकास वाला कंप्लीट हुआ। अब मेरा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिक तंत्र। अब देखिए मैंने जो थर्ड पेज किया है इसका मैं एमसीक्यू लगा लिया। ये देखिए आपके सामने एमसीक्यू है और देखिए आसानी से देखो पढ़ो कंसंट्रेशन करके। मैं सारी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। बरसते वीडियो को शेयर करें और लाइक जरूर करें, एक अच्छा सा कमेंट करें। धारणीय सतत विकास क्या है? केवल आर्थिक विकास? भाई आप लोगों को मैंने बताया केवल आर्थिक विकास तो नहीं है। वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं भैया। भविष्य की पीढ़ियों से समझौते किए बिना विकास। भविष्य की पीढ़ियों से समझौता मत करो। क्या करना है तुम्हारे लिए क्या नहीं वो मत सोचो, वर्तमान का विकास करो। धारणीय सतत विकास यही है। ठीक है। टिकाऊ विकास क्या है? टिकाऊ जिसे बोलते हैं सस्टेनेबल विकास। किसका संतुलन आवश्यक होता है सस्टेनेबल विकास में? तो भाई इसमें क्या होता है? शिक्षा, स्वास्थ्य नहीं, कोई बात नहीं, इसमें क्या बताया? आर्थिक विकास और पर्यावरण विकास के बीच में संतुलन, यही बताया था मैंने। 2002 में मैंने बताया था जोहान्सनबर्ग सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास SDGs को प्राप्त करने की समय सीमा 2025 है, 2030 है, 2050 है, कौन सी है? 2030 मैंने आपको बताई थी। SGD को पहली बार कब प्रस्तावित किया गया था? तो ये 2012 में किया गया था, अभी आप लोगों को बताया था। ठीक है, याद है ना? संयुक्त राष्ट्र द्वारा कुल कितने सतत विकास लक्ष्यों को निर्धारित करने की योजना रखी गई है? तो ये 17 को, और 2030 तक प्राप्त करने की ये भाई टारगेट रखा गया। SDG इंडेक्स का निर्माण क्यों किया जाता है? आर्थिक विकास मापन के लिए कि देश की प्रगति जानने के लिए? जी सर, देश की प्रगति जानने के लिए करते हैं। देखो ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए टाइम इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जो चीज़ पता है जल्दी जल्दी करूँगा। संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास वर्ष कब घोषित किया था? मैंने आपको बताया था 2003 वाला। धारणीय कृषि का क्या अर्थ है? धारणीय कृषि क्या है? अधिक उत्पादन? नहीं, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं बताया। भूमि अधिक उपयोग? नहीं भैया। केवल रासायनिक? नहीं भैया। पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए भूमि का उपयोग करना, मतलब कृषि इस तरीके से करना ताकि पर्यावरण को भी नुकसान ना हो और उपजाऊ भी लंबे समय तक बनी रहे। भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन कब शुरू हुआ था? मैंने बताया जब मोदी जी पहली बार PM बने थे 14-15 में, यही तो बताया था 14-15 में। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? औद्योगिकीकरण, जैव विविधता संरक्षण, केवल ऊर्जा उत्पादन, केवल जैव विविधता संरक्षणीकरण मैंने आपको बताया है। वर्षा की जो मात्रा है किस पर निर्भर करती है? मैंने बोला था वायुमंडल की नमी पर। प्रतिरोपण के दौरान पौधे क्यों नहीं बढ़ते हैं? क्योंकि उनके मूल रोम जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं, जड़ नष्ट हो जाती हैं। एनवायरनमेंट शब्द किस भाषा से लिया गया? ये बताया था मैंने, फ्रेंच भाषा से लिया गया। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? मैंने बताया था इनकी इंदिरा गांधी की पहले हुई थी, राजीव गांधी की बाद में हुई थी। तो मैंने बताया आपको 1987 में, राजीव गांधी वाला बताया था 1993 में। देखो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत 1993 में हुई थी। भूजल दोहन से सबसे अधिक प्रभावित शहर कौन सा है? वो बुकलिन बताया था। बुकलिन कहाँ पड़ता है? USA में पड़ता है। ओजोन परत के क्षरण का पता लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? वो थे जोसेफ फॉरमैन। जोसेफ फॉरमैन ने 1985 में लगाया था। कमेंट कीजिएगा मैंने इनका देश कौन सा बताया था, किस देश के हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन क्षरण का दूसरा प्रमुख मैंने क्या बताया था? तो उसका मैंने बताया था नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये मेरे सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए थर्ड पेज के। अब देखते हैं दूसरा चैप्टर। दूसरे चैप्टर के फिर आपको MCQ कराएंगे। आप लोग इतना बताइए, क्या MCQ वन लाइनर एक साथ चलाने चाहिए कि पहले वन लाइनर कराऊं और दूसरे वीडियो में MCQ वाला फॉर्मेट लेके आऊं? जो भी हो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा चैप्टर है पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिक तंत्र, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हम वन लाइनर जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे ताकि हम इसको जो है अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकें, और दूसरे वीडियो में मैं आप लोगों को MCQ फॉर्मेट कराऊंगा।
ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया, जो भी आपको बढ़िया लगे वो कमेंट कीजिएगा। तो अर्नेस्ट हेकल ने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी किनके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? जीव और वातावरण के बीच के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था टॉन्सले ने। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी थी? टॉन्सले ने। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है जैव मंडल, जिसपे हम सब लोग रहते हैं, हम रहते हैं, जानवर रहते हैं, पेड़ पौधे, जल, नदी, तालाब, ये सब चीज, जिसे हम लोग जैव मंडल बोलते हैं। अब ये कह रहे हैं पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा प्रदान की गई है अर्नेस्ट हेकल को। इन्हीं ने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है? वातावरण और जीव समुदाय का। परितंत्र क्या होता है? इकोसिस्टम क्या होता है? परितंत्र जैविक एवं अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक रचना होती है, जिसे हम लोग परितंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक संगठकों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक संगठकों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 2 भागों में, जिसमें सुपोषित संगठक और परिपोषित संगठक होते हैं। सुपोषित संगठक क्या होते हैं? मतलब ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट कौन से होते हैं? सुपोषित संगठक वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण अथवा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं बनाते हैं। स्वयं सपोषित मतलब स्व मतलब स्वयं, पोषित मतलब खाना बनाते हैं, पोषण करते हैं अपना। कैसे? प्रकाश संश्लेषण से या रासायनिक संश्लेषण से। उपभोक्ता क्या होते हैं? जो दूसरों को खाते हैं। उपभोक्ता कौन से उत्पादक कहलाते हैं? अच्छा, उपभोक्ता कौन से उत्पादक कहलाते हैं? उपभोक्ता द्वितीय पोषक या द्वितीय उत्पादक कहलाते हैं। मतलब उपभोक्ता, पहले कोई चीज़ बनी, फिर उसको खाया हम लोगों ने, तो जो खाता है घास फूस पहला हो गया, और जो घास फूस को खाएगा वो दूसरा हो गया, है ना। तो द्वितीय उत्पादक कहलाते हैं। ये मानव सहित परिपोषित जंतु होते हैं, जो सुपोषित पौधे जो स्वयं पोषण बनाते हैं उनको खाते हैं। प्रथम उत्पादक द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार ग्रहण करते हैं। वियोजक क्या होता है? डिकम्पोजर्स कौन से जीव होते हैं? वियोजित मतलब जैसे आपने कोई चीज़ छिलका विलका, मतलब कोई चीज़ ऐसी डाल दी है जो बाद में वो गल जाती है, वो वियोजक। वो गलती क्यों है? वो डिकम्पोजर के कारण गलती है। उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो उसे गला देते हैं। वियोजक सूक्ष्म जीव होते हैं। पारिस्थितिकी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है? 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें स्थलीय तंत्र और जलीय तंत्र होते हैं। स्थलीय तंत्र में किसको सम्मिलित किया गया है? स्थलीय तंत्र में जैसे घास स्थल है, वन है, मरुस्थलों को शामिल किया गया है। भाई स्थल है तो ये स्थल पे ही तो होते हैं। वहीं जलीय तंत्र में आपका, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैसे आपका झील हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, समुद्र हो गया, ये जलीय तंत्र है। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि ये पृथ्वी के लगभग 71% पे। भाई समुद्र पानी, कितने पानी पृथ्वी पर? 71%। सबसे ज़्यादा पानी का रेशियो है ना। जमीन तो कम है, तो जलीय तंत्र सबसे बड़ा हो गया। अब विश्व का सर्वाधिक विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल हाइड्रोस्फीयर का लगभग 97% भाग समुद्री जल होता है। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, जिससे हम लोग नमक प्राप्त करते हैं। जीव से जैवलैंड तक, जीव से जैव मंडल तक, जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम क्या है? पहले जनसंख्या, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र। देखो जनसंख्या है, जनसंख्या से जब समुदाय बन जाता है, इकट्ठे हो जाते हैं, उसी से हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र फिर बन जाता है। जब ज़्यादा ही लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र बन जाता है। ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए, समुदाय खूब इकट्ठे हो गए, तो पारिस्थितिकी तंत्र। फिर उसके बाद में भूदृश्य दिखता है, वो भूमि का ऐसा दृश्य है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है सागरीय महासागर, जिसे बोलते हैं, वो सबसे अधिक स्थिर है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र मानवीय गतिविधियों द्वारा मानवीकृत पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण जैसे घास स्थल प्रदेश के एक भाग को जोत कर उसे शस्य भूमि में परिवर्तित किया जा चुका है। अब ये कह रहे हैं प्राकृतिक तंत्र
प्राकृतिक परितंत्र और कृत्रिम परितंत्र में हैं। प्राकृतिक परितंत्र और कृत्रिम परितंत्र में कौन कौन है? जैसे वन, झील, घास का मैदान प्राकृतिक तंत्र है, मतलब जिसे ईश्वर ने बनाया, ऐसे मान के चलो, ईश्वर या अल्लाह किसी ने मान के चलो बनाया है, जो पहले से ही बने, मानव द्वारा नहीं बनाए गए। जैसे वन, झील, घास का मैदान प्राकृतिक परितंत्र है। जबकि धान का खेत, धान का कंधार वगैरह हम लोग करते हैं, ये मानव करता है, मानव निर्मित है, इसलिए कृत्रिम बोलते हैं। कृत्रिम मतलब जो मानव निर्मित चीज है। फिर देखिए सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, मैंने आपको बता दिया समुद्र। दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रांतिक क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन। ये भैया क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक में पढ़ना, इकोटोन दे रखा है। दो विभिन्न समुदायों के बीच संक्रांतिक क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। वृक्षों में कौन सा पारिस्थितिकी, अब देखो सॉरी, वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? यूकेलिप्टिस। लिप्टिस जो होता है, इसे पर्यावरण का दुश्मन भी बोला जाता है। ये पानी का बहुत शोषण करता है। जैसे आपके खेत के किनारे जो है लिप्टिस लगे होते हैं, तो उस किनारे शाखा नहीं हो पाती, और अगर जैसे आप पानी वानी लगाते हैं तो वो वहाँ पर की ज़मीन जल्दी सूख जाती है ना। तो वो पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र नहीं है। यूकेलिप्टिस पानी का बहुत उपयोग करता है। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है, तालाब एवं दलदल वाला। परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका सही अनुक्रम है। मैंग्रोव, घास स्थल और झील और महासागर। परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका सही क्रम है। घटती उत्पादकता के क्रम में, घटती उत्पादकता के क्रम में उनका सही अनुक्रम है। मैंग्रोव, घास स्थल, झील, फिर महासागर। पारिस्थितिकी निसे, जिसे बोलते हैं आला, की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीनेल ने। पारिस्थितिकी निसे आला की संकल्पना ग्रीनेल ने दी थी, ग्रीनेल ने दी थी। अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस तथा फोबोर्स ने क्या संज्ञा प्रदान की थी? पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस और फोबोर्स, दो व्यक्ति थे, इन्होंने संज्ञा क्या प्रदान की थी? बायोसिनोसिस माइक्रोकोस्म की संज्ञा प्रदान की थी। पारिस्थितिकी तंत्र में मुख्यतः कितने घटक होते हैं? दो, जिसमें जान है, वो जीवी है, जिसमें जान नहीं, अजीवी है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, हमेशा सीधा, हमेशा सीधा होगा। ठीक है। जैवीय घटक क्या होते हैं? अब मैं आप लोगों को बताऊंगा जैवीय घटक क्या होते हैं। सुपोषित संघटक कौन से होते हैं? सुपोषित संघटक वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण द्वारा अपना खुद का आहार बनाते हैं। किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं कि पापा सब्जी लेने जाएंगे बाद में खाना बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा या रासायनिक संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, स्वयं निर्मित करते हैं। इनके अंतर्गत सभी हरे पौधे आते हैं। भाई हरे पौधे ऐसा थोड़ी इनका मार्केट लगता है कि चलो अच्छा आज संडे है या तो जो है मार्केट लगी होगी, जाओ सब्जी लेके आओ पेड़ भाई, हैं बहन पेड़ भाई, बड़े पेड़ भाई, तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो स्वयं वहीं पर खड़े रहते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का अपचयन होता है, मतलब रिडक्शन होता है, तथा जल का ऑक्सीडेशन होता है। भाई देखो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में पौधे CO2 को ग्रहण करते हैं, मतलब वातावरण से CO2 क्या होती है? कम होती है, तो इसलिए उसका रिडक्शन होता है। और पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन छोड़ते हैं, मतलब वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ती है, उस चीज को उपचयन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन होता है। जिस चीज का कमी होगी उसे रिडक्शन बोलते हैं, अपचयन। जो चीज बढ़ेगी उसे बोलते हैं उपचयन, ऊपर होगी वो चीज, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 का अपचयन होता है और ऑक्सीजन का उपचयन होता है, वो ऊपर जाती है। पौधों में, अब ये कह रहे हैं पौधों को कौन सा उत्पादक माना जाता है? प्रथम उत्पादक, क्योंकि ये स्वयं भोजन बनाते हैं, वो प्रथम उत्पादक होते हैं। उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आता है? उपभोक्ता के अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों जैसे हरे पौधे तथा अन्य जीवधारियों को खाकर प्राप्त करते हैं, वो उपभोक्ता होते हैं।
प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कौन होते हैं? इस श्रेणी के अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो प्राथमिक उत्पादकों तथा हरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये शाकाहारी होते हैं। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आते हैं? द्वितीय श्रेणी क्या होते हैं? जो प्रथम को खाते हैं वो द्वितीय में आते हैं। इसके अंतर्गत जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन शाकाहारी अथवा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर बनाते हैं। ठीक है। और इस श्रेणी के उपभोक्ता जैसे मांसाहारी होते हैं, जैसे बिल्ली, मेंढक, मछली, भेड़िया। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, इस श्रेणी के अंतर्गत मांसाहारी जीव आते हैं जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, सांप, चिड़िया आदि। ठीक है। उच्च मांसाहारी उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आते हैं? जो बहुत ज़्यादा मांस खाते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत वे मांसाहारी जीव आते हैं जो सभी श्रेणियों के मांसाहारियों को मार कर खाते हैं, किंतु इन्हें कोई फिर खा ही नहीं सकता, जैसे शेर, चीता, आहा। तो ये सब है उच्च मांसाहारी। इनका काम ही मांस खाना, रोज रोज का। ऐसा नहीं कि यार आज यार वो है, आज हिरण मार के खा ली थी, कल ऐसा करो बैंगन ले आना, बैंगन बनाएंगे। ऐसा शेरनी शेर से कहेगी अरे कल तो हिरण खाई थी, चिकन खाया था, मटन खाई थी, अब ऐसा करो आज बैंगन लेके आओ, बैंगन बनाएंगे। अरे नहीं भाई, इनका काम ही है मांस खाना, काम ही मांस खाना है। कुछ जंतु दूसरे जंतुओं का, इसलिए उच्च श्रेणी में आते हैं, जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? दूसरों को मारेंगे, शिकार खाएं। अच्छा, कुछ जंतु दूसरे जंतुओं का शिकार करके, प्रीडेटर्स, मतलब जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। कुछ उपभोक्ता दूसरे जीवों के ऊपर निवास करते हैं और उन्हीं से अपने भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी जैसे जुआ है, किलनी है ना? तो जुआ है, किलनी जानवरों पर रहती है, उन्हीं पर निवास करेगी, उन्हीं का खून चूसेगी। जैसे जुआ है, हम लोगों के सिर में रहता है, हम ही लोगों का खून चूसता है, तो वो परजीवी, पराये पर जीना। कुछ जंतु शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, उन्हें सरबभक्षी बोलते हैं, भैया सब कुछ खा लेते हैं। अजीवीय घटक क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। अजीवीय घटक क्या है? अजीवीय घटक के अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत निर्जीव वातावरण आता है, मतलब जिसमें जान नहीं होती। अजीब मतलब जो जीव नहीं है, जिसमें जान नहीं है। इसके अंतर्गत निर्जीव वातावरण आता है जो विभिन्न जीवीय घटकों का नियंत्रण करता है। अजीवीय वातावरण होता है जो जीवीय घटकों को कंट्रोल करता है। अजीवीय घटक को कितने घटकों में बांटा गया है? 3 घटकों में बांटा गया। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, सीधे क्वेश्चन आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अजीवीय घटक नहीं है? तो आपको कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक घटक दे देंगे, और दूसरा इसमें से और दे देंगे, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा। तो अजीवीय घटक के 3 भाग होते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक घटक। अकार्बनिक घटक क्या होते हैं? इसके अंतर्गत कौन शामिल है? इसके अंतर्गत जैसे आपका जल है, विभिन्न प्रकार के लवण हैं, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, और वायु की गैस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन। मतलब इसमें ये अकार्बनिक है। अकार्बनिक है, अकार्बनिक मतलब इसमें कार्बन नहीं होता है ना। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, या इसमें तो कार्बन होता है। कार्बन घटक के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? इसके अंतर्गत हम लोग शामिल किसको करते हैं? इसके अंतर्गत मृत पौधों, कार्बनिक घटकों के बीच, जंतुओं, कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और उनके अपघटन द्वारा उत्पादित उत्पाद जैसे यूरिया और ह्यूमस आदि आते हैं। अभी ये कह रहे हैं कि अपघटन की क्रिया किसके द्वारा होती है? अपघटन की क्रिया किसके द्वारा होती है? अपघटन की क्रिया मृत परजीवी कवकों व जीवाणुओं द्वारा होती है। एक निर्जीव वातावरण का निर्माण कौन करता? अकार्बनिक और कार्बनिक भाग मिलकर के ही निर्जीव वातावरण का निर्माण करते हैं। कार्बनिक, अकार्बनिक दोनों मिलते हैं। खड़ी अवस्था किसे कहा जाता? खड़ी अवस्था किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के एक निश्चित समय में अजीवीय पदार्थों की जितनी मात्रा उपस्थित रहती है उसे खड़ी अवस्था कहते हैं। मतलब पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें एक निश्चित समय में एक डेफिनेट टाइम दे दिया, उस डेफिनेट टाइम में जो अजीवीय पदार्थ होते हैं की मात्रा उपस्थित रहती है उसे खड़ी अवस्था कहते हैं। भौतिक घटक के अंतर्गत कौन आते हैं?
भौतिक घटक के अंतर्गत इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जलवायुवीय कारक जैसे प्रकाश, ताप, हवा, विद्युत आते हैं। भौतिक घटक है ना। वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपना का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं? प्राथमिक पोषक या उत्पादक। समुद्री खाद्य श्रृंखला में मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं फाइसेप्लेंक्टॉन्स। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए कौन उत्तरदायी है? फाइटोप्लैंक्टॉन्स। यही है भाई, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए उत्तरदायी है फाइटोप्लैंक्टॉन्स। किसी भी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः कौन से प्राणी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? शाकाहारी प्राणी उपभोक्ता होते हैं। वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों हरे पौधों से प्राप्त करते हैं वो प्राथमिक आएंगे। वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों हरे पौधों से प्राप्त करते हैं वो तो यार द्वितीय उपभोक्ता कहलाएंगे। प्राथमिक उपभोक्ता तो हरे पेड़ पौधे हैं, ये इन्होंने यहाँ पर गलत दे रखा है। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। घास को कौन खाएगा? टिड्डा को कौन खाएगा? मेढक को कौन खाएगा? सर्प। ये है, मतलब एक श्रृंखला बनती जाती है। खाद्य श्रृंखला में मानव है प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता दोनों है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक आते हैं? जैविक घटकों में जैसे आपका क्या आएगा? जैविक घटकों में आपका आएंगे हरे पौधे। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरे पौधे। खाद्य जाल किसे कहते हैं? अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को खाद्य जाल कहते हैं। जैसे यहाँ पर खाद्य जाल मैंने बताया था, एक श्रृंखला का बोलते हैं। घास को किसने खाया? टिड्डा को किसने खाया? मेढक को किसने खाया? सर्प को किसने खाया? मोर ने, है ना। मोर को किसने खाया? मान लो चीता ने। ऐसे करके जो श्रृंखला बनती जाती है। ऊर्जा का प्रभाव हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए ऊर्जा के प्रभाव में पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। ऊर्जा का प्रभाव पढ़ रहे हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत यही है भैया। सूर्य निकला, बस पैनल लगाया, बस किसी को कुछ नहीं देना, बस आराम से ऊर्जा मिल रही है। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कितनी दिशाओं में होता है? जैवीय मंडल पारिस्थितिकी तंत्र में भाई एक ही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की ओर प्रवाह होता है। ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार ना तो ऊर्जा का सृजन किया जा सकता है, मतलब ना तो ऊर्जा को बनाया जा सकता, ना तो नष्ट किया जा सकता, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता। ऐसा ऊष्मागतिकी का पहला नियम बताता है हम लोगों को। अब इन्होंने कहा एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषक स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण होती है। जैसे मान लो एक पोषण स्तर है, इससे अन्य स्थानांतरण में स्थानांतरित होगी तो वो घटेगी। जैसे मान लो एक पौधा है, उस पौधे को किसी ने खाया है तो जो पौधे में एनर्जी थी कंप्लीट, वो कंप्लीट एनर्जी जिसने खाया उसमें नहीं जा पाएगी, घट जाएगी। क्योंकि आप उसे तोड़ोगे, मड़ोड़ोगे, धोओगे, खाओगे तो कुछ ऊर्जा निकलेगी कि नहीं निकलेगी? कंप्लीटली वो चीज़ एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे, उसमें कुछ ऐसी भी एनर्जी होगी जो आपके काम की नहीं होगी, तो वो निकाल दी जाएगी आपके शरीर द्वारा। तो ऊर्जा क्या होती है? घटती है। 10% नियम किससे संबंधित है? लो भैया बहुत बढ़िया है। 10% नियम किससे संबंधित? ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना 10% नियम कहलाता है। मैंने किसी चीज़ को खाया तो उसका कंप्लीटली ऊर्जा स्तर मेरे अंदर नहीं आ पाएगा। एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर तक जब चीज़ें पहुंचती हैं उसको 10% नियम कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्च पोषण स्तर प्राप्त है सर्वाहारी को,
जो सब कुछ खा लेते हैं, मांस भी खाते हैं और शाक भी खाते हैं, शाकाहारी भी हैं मांसाहारी भी हैं। अब ये कह रहे हैं जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? तालाब में। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पदछाप। पूर्ण रूप से धारणीय, मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकीय पदछाप बोलते हैं। पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई क्या है? भूमंडलीय हेक्टेयर। ठीक है। अब देखो मैं आप लोगों को, अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पर्यावरण एवं प्रदूषण। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग इतना तो कर सकते हो, लाइक शेयर, एक अच्छा सा कमेंट, आप जो डाउट हो वो कमेंट करो भाई। मैं फुल कंप्लीट आप लोगों को पूरा सिलेबस इस वीडियो के अंतर्गत कराऊंगा, तो इसलिए मेरी भी मेहनत है, फ्री पीडीएफ दूंगा तो लाइक तो कर दीजिए। प्रदूषण के बारे में पढ़ूंगा हम लोग, पर्यावरण प्रदूषण पूरा, आज ये पूरा चैप्टर अभी फिनिश करता हूँ 5 मिनट में। प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थों को प्रदूषक बोलते हैं। भाई जिससे प्रदूषण उत्पन्न होता है वो प्रदूषक है। प्रदूषक कितने प्रकार को होते हैं? 2 प्रकार को होते हैं, सूक्ष्म जीव अपघटनीय, सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटनीय और सूक्ष्म जीव द्वारा अनअपघटनीय, ये 2 प्रकार के होते हैं प्रदूषक, ठीक है। वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होकर अपने विषाक्त प्रभाव को खो देते हैं, कौन से प्रदूषक कहलाते हैं? अपघटनीय, मतलब उनका अपघटन हुआ, अपघटित होकर विषाक्त हो जाते हैं तो अपघटनीय है, और जो नहीं अपघटित होते हैं वो अनअपघटनीय है। वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं वो अपघटनीय हो गए, अनअपघटनीय हो गए, है ना। मनुष्य द्वारा जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण। मनुष्य द्वारा जनित पर्यावरण प्रदूषण, जनित मनुष्य ने पर्यावरण प्रदूषण, जनित पर्यावरण प्रदूषण किया तो उसे एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहेंगे। अब ये कह रहे हैं कि जैव विघटित प्रदूषक हैं बाहित मल, जो बाहित मल होते हैं वो जीव को विघटित करते हैं। बाहित मल जो अपन के शरीर का काम नहीं होता, बाहर निकल जाते हैं, उन्हें बाहित मल बोलते हैं। अब देखिए वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण के बारे में बात करेंगे। जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के निश्चित अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है जो पर्यावरण के लिए सही नहीं होता है, अगर उन गैसों में कमी होती है तो उसे हम लोग वायु प्रदूषण बोलते हैं। जैसे अपन लोग क्या है, बंद रूम में माउंटेन जला ली मच्छर वाली, तो उसमें क्या होती है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है ऑक्सीजन को, कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ से निकलती है। अब उस कमरे में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वहाँ पर गैस की कमी हुई जो हमारे लिए सही नहीं है, इसलिए वहाँ पर वायु प्रदूषण बोल दिया जाएगा। या मान लो चिमनियों से धुआं निकलता है तो वो वायु प्रदूषण करता है, वाहनों से निकलता है, वो चीज़ें वायु प्रदूषण का कारण बनती हैं। वायु प्रदूषण के कितने स्रोत हैं? 2 हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानव जनित स्रोत। मानव जनित स्रोत जैसे आपका क्या हो गया, मानव जैसे वाहन, इंडस्ट्री, ये मानव द्वारा निर्मित की गई तो ये मानव जनित स्रोत हो गए। और प्राकृतिक जैसे ज्वालामुखी का फटना, वहाँ से जो प्रदूषण होता है, चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है गैसों को, तो वो प्राकृतिक, जो भगवान द्वारा बनाया गया ऐसे मान के चलो, जो हम लोगों ने नहीं बनाया है। वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोतों के अंदर कौन से स्रोत आते हैं? वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोतों के अंदर प्राकृतिक स्रोत कौन से होते हैं? इसके अंतर्गत जैसे मैंने बताया ज्वालामुखी उद्गार, वनों की आग, वन में आग लग गई, धड़ धड़ वहाँ से आग जली, प्रदूषण उत्पन्न हुआ, ये प्राकृतिक है। जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से निकलने वाली गैसें, अब जो जैविक पदार्थ हैं वो सड़ गड़ गए हैं, उनसे प्रदूषण हुआ, वो प्राकृतिक प्रदूषण हो। मानव जनित वायु प्रदूषण के अंतर्गत कौन आते हैं? इसके अंतर्गत जैसे मान लो गैसें हैं, धुआं है, कड़कीय पदार्थ है, उसमें इत्यादि है। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल क्या है? दहन मूल क्या है भाई? कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, आदि का दहन मूल क्या है? वायु प्रदूषण। कोयला जलेगा, पेट्रोल जलेगा, डीजल जलेगा, भाई हम लोग वाहनों में डाल के करते हैं, उनसे क्या होता है?
वायु का प्रदूषण ही तो होता है। प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोहरे के बनने के समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोहरा बनता है उस समय एक गैस उत्पन्न होती है, उसे बोलते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। प्रकाश रासायनिक ध्रुव का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है? NO2 और O3 पैराऑक्सी एसीटीएल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की परिस्थिति में। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? पैराऑक्सी एसीटाइल नाइट्रेट। जैसे धुआं में आप लोगों ने देखा होगा, आंखों जैसे धुआं में आप खड़े हो गए तो आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, आंखें खुलती नहीं हैं। तो वो क्यों नहीं खुलती? उसमें धुएं में एक उत्तेजित पदार्थ होता है जिसका नाम होता है पैराऑक्सी एसीटाइल नाइट्रेट, जिसके कारण हम लोगों की आंखें नहीं खुलती। अगर खुलती हैं तो फिर आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो ये इसी के कारण होता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले धुएं में आंसू क्यों आते हैं, क्यों आंखें नहीं खुलती, तो पैराऑक्सीटाइल नाइट्रेट के कारण होता है। सामान्य परिस्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाले गैस हैं। जो सामान्य परिस्थिति में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। स्मॉग कौन सा प्रदूषक है? स्मॉग है द्वितीय प्रदूषक। स्मॉग, कोहरा वगैरह ये द्वितीय प्रदूषक है। कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड भाई मेरे, ये जैसे हीमोग्लोबिन के लिए परम मित्र है, सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग है। अगर ऑक्सीजन एक गिलास में रखी है और एक गिलास में कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन हमारे खून में होता है, उससे बोलो कि तुम क्या खाओगे तो वो सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड पकड़ेगा। बहुत अच्छा बॉन्ड होता है इनके साथ, तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा उसको। सर्वाधिक हानिकारक वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड ही है मनुष्य के लिए, बहुत हानिकारक है भाई मेरे। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। जैसे अधूरे प्रज्वलन हुआ, अच्छी तरीके से डीजल या सिगरेट जल नहीं पाए, तो वहाँ से सिगरेट से जलने पर रंगहीन एक गैस निकलती जो हम लोगों को दिखाई नहीं देती, वो रंगहीन गैस होती है, उसका कोई कलर नहीं होता है। ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसे बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो बहुत हानिकारक सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है। वाहनों में पेट्रोल के जलने से कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? वाहनों में पेट्रोल जलने से कौन सी धातु ज़्यादा जो है प्रदूषित होती है? लेड, सीसा ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य क्या है? लाइकेन जैविक सूचक होता है, ये मानव निर्मित नहीं, जैविक सूचक है। लाइकेन बता देगा कि अच्छा ये प्रदूषण हो रहा है, ये सूचक है, मतलब एक नापने वाला समझ लो। प्रदूषण संकेतक पौधा है, ऐसा पौधा है लाइकेन, अगर प्रदूषण बढ़ेगा तो ये तुरंत अपना कुछ ना कुछ रंग दिखा देगा कि हाँ, इंडिकेशन देगा कि वो प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है? वर्षा द्वारा। जैसे प्रदूषण फैल गया वायुमंडल में, एक बार वर्षा हो जाए तो चीज़ें फिर अब्जॉर्ब हो जाती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ठंडों में कोहरा कटता है, जिस दिन बारिश हो जाती उस दिन, उसके अगले दिन आप लोगों को कोहरा नहीं कटता हुआ मिलेगा, प्रदूषण कम हो जाता है ना। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 2018 में वायु BAYU प्रणाली का शुभारंभ किया गया और नगर राज्य में किया गया, दिल्ली में। कहाँ पर किया गया था? दिल्ली में किया गया था। एशियाई भूरा बादल 2002 अधिकांशता फैला था, कहाँ फैला था? दक्षिण एशिया में। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है रेडॉन गैस। इंडोर वायु प्रदूषण का सबसे ज़्यादा प्रदूषक है रेडॉन गैस, RN जिसे बोलते हैं। ठीक है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई सिगरेट पीता है, वहाँ पर खड़े हैं या बीड़ी पीता है, तो लोगों को घुटन होने लगती है। जो नहीं पीता, जिसके ऊपर मुंह देखो, आप पी रहे तो आपके मुंह के ऊपर धुआं नहीं आ रहा है, आपने सिगरेट पी, फूंका, तो वो धुआं दूसरे के मुंह पे जाती तो उसे तुरंत खांसी होने लगती है, क्योंकि उसे ऑक्सीजन की कमी फील होने लगती है।
चेहरे पे गई तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एब्जॉर्ब नहीं करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण उसे खांसी आने लगती है। तो इसलिए सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होता है। वे वायु प्रदूषक जो जो प्रदूषक स्रोतों से सीधे वायु में मिलते हैं, कौन से प्रदूषक कहलाते हैं? वो प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। कौन से? प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषक तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? द्वितीय वायु प्रदूषक, जैसे O3, पैराऑक्सीटियल नाइट्रेट आदि जो धुएं में पाया जाता है। अम्ल वर्षा क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अम्ल वर्षा क्या है? अम्ल वर्षा क्या होती है? जब वर्षा के जल में अम्लों की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा के नाम से फिर इसे हम लोग जानने लगते हैं। अब देखिए, सामान्यतः ऐसी वर्षा जिसका pH मान 5 से 6 के बीच में होता है, मतलब 6 से ज़्यादा ना हो, 5 से 6 के बीच में हो, 5-6 से कम होता है, 5 या 6 से कम होता है, 5 या 6 से कम होता है, क्या कहलाती है? अम्ल वर्षा। 5 और 6 से जो कम होता है pH, वो अम्ल वर्षा होती है। 7 पे तो उदासीन होता है, 7 के ऊपर क्षारीय होता है। अम्ल वर्षा किसके वायु प्रदूषण के कारण होती है? नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड जब वायुमंडल में ज़्यादा हो जाती है तो अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल होती है HNO3, नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो ज़्यादा उपस्थित रहता है। अम्ल वर्षा होती बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, जैसे बादल के जल और सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य एक रिएक्शन होती, फिर उसके फलस्वरूप अम्ल वर्षा होती है। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? नॉर्वे में होती है। नॉर्वे में होती है। नॉर्वे की राजधानी क्या है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वर्षा के जल को अम्लीय बनाने के लिए मुख्यतः कौन सी गैस उत्तरदायी है? वर्षा के जल को अम्लीय बनाने के लिए मुख्यतः कौन सी गैस उत्तरदायी है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 जिसे बोलते हैं, और नाइट्रस ऑक्साइड N2O जिसे लफिंग गैस बोलते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड। क्रैकिंग गैस किसे कहते हैं? क्रैकिंग गैस बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस किसे कहते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड को। अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? मैनचेस्टर, इंग्लैंड में। अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कि अम्ल वर्षा होगी, ये ऐसा सूचना देने वाला कि भाई अम्ल वर्षा हो सकती है, ये है वो पहले सूचना देगा। तो ये केंद्र स्थित है मैनचेस्टर, इंग्लैंड में। जल प्रदूषण के बारे में देखेंगे। जल प्रदूषण क्या है? जल प्रदूषण भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक होते हैं। भूमिगत जल को जो प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक जो होता है वो आर्सेनिक होता है। भूमिगत जल में जैसे आपने अगर आर्सेनिक मिला दिया जल में, अगर किसी ने पी लिया तो उसकी कुछ ही मिनटों में मौत हो जाएगी भाई मेरे, इतना खतरनाक आर्सेनिक होता है। आर्सेनिक के लगातार संपर्क से कौन सी बीमारी होती है? ब्लैक पुट बीमारी हो जाती है। ब्लैक पुट बीमारी। किस फसल को आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक माना जाता है? धान की फसल को। धान की फसल जो होती है आर्सेनिक का अवशोषण कर लेती है, मतलब उसका ज़्यादा उत्पादन नहीं हो पाता है। भारत के कौन से क्षेत्र या भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक त्रस्त हैं? जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र जो है वो ज़्यादातर आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक त्रस्त है। 2011 की WHO की रिपोर्ट के अनुसार पीने योग्य पानी में आर्सेनिक की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 0.01 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये सही है। भारत में इसकी मात्रा 0.05 मिलीलीटर, जो कि ज़्यादा है। भारत में सर्वप्रथम आर्सेनिक जल प्रदूषण का मामला कब आया था? 1983 में पश्चिम बंगाल में आया था। ठीक है। भारत के कौन से राज्य का भूमिगत जल आर्सेनिक जल से अधिक प्रभावित है? पश्चिम बंगाल का, बिहार का, झारखंड का, असम का, मणिपुर का, छत्तीसगढ़ का और उत्तर प्रदेश का। क्योंकि यहाँ से गंगा और इधर से असम और उधर से क्या है, झारखंड से गंगा जाती है, बिहार से गंगा जाती है, और असम साइड से है ना, तो वो आती है आपकी ब्रह्मपुत्र आती है, छत्तीसगढ़ से गंगा जाती है। तो यहाँ पर ज़्यादा प्रदूषण है। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण किस उद्योग से होता है?
चमड़ा उद्योग जो होता है सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता बीओडी एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है जलीय वातावरण में जैसे आपने प्रदूषण कर दिया है, कोई चीज़ डाल दी है, तो बीओडी क्या करेगी, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब ज़्यादा करती है। ऑक्सीजन आवश्यकता ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगी। जैसे पानी में अगर आप दूध डाल दो तो दूध ऑक्सीजन को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो जलीय जीवों की मृत्यु हो सकती है। तो जलीय वातावरण के लिए हम लोग बीओडी का यूज करते हैं। किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है ना। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए धुली हुई मात्रा मापी जाती है ऑक्सीजन की। गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कानपुर और इलाहाबाद, क्योंकि कानपुर में है चमड़ा उद्योग तो यहाँ पर ज़्यादा बीओडी है। इलाहाबाद में भी उद्योग है तो इसलिए यहाँ पर क्या है, गंगा नदी में, और ये दोनों गंगा नदी के किनारे पर स्थित है तो यहाँ पर बीओडी ज़्यादा प्रदूषण होता ना। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर नदी अपने प्रदूषकों के कारण कहलाती है। बंगाल के किन 4 जिलों में आर्सेनिक संख्या की मात्रा भूमिगत जलों में मानक स्तर के से अधिक पाई गई है? मुर्शिदाबाद, नादिया और उत्तर तथा दक्षिण और 24 परगना में। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कई गांवों का जल प्राकृतिक रूप से किस तत्व की अधिकता के कारण प्रदूषित है? फ्लोराइड के कारण। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिलों के गांवों में जल प्राकृतिक रूप से किस तत्व की अधिकता के कारण है? फ्लोराइड के कारण। जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन सामान्यतः किससे किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी से। जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन सामान्यतः किसके किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी से। जलीय विषैले पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है जलकुंभी। जलीय विषैले पदार्थों के, जल में जैसे अगर विषैले पदार्थ हैं उनका अवशोषण कर लेती है। जैसे आप लोगों ने तालाबों में देखा होगा, तलैया में देखा होगा, जलकुंभी होती है, वो अवशोषण कर लेती है खराब चीज़ों का जो जल को प्रदूषण करते हैं। बहितमल के पुनः चक्रण के द्वारा शुद्धिकरण के लिए क्रियाशील होते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की सुपीरियर झील का जल किसके कारण अत्यधिक प्रदूषित हुआ? वो प्रदूषित हुआ असबेस्टस के कारण हुआ। सुपीरियर झील कहाँ है? अमेरिका में है। भारत के अंडमान निकोबार द्वीपों के तट के पास औद्योगिक विषाक्त अपशिष्टों की डंपिंग का असर क्या हुआ? यहाँ अनेक कोरल मर गए, इतना खतरनाक हुआ। पेयजल में नाइट्रेट आयन की मात्रा मानक से अधिक होने पर बच्चों में कौन सी बीमारी हो जाती है? पेयजल जो पानी पीते हैं उसमें अगर नाइट्रेट आयन की मात्रा ज़्यादा है तो बच्चों में मेथामोग्लोबिनेमा नाइट्रेट साइनोसिस बीमारी हो जाती है। ठीक है। बहित मल की गंदगी का शैवालों द्वारा शुद्धिकरण एवं विशेष प्रकार के खुले तालाबों में किया जाता है। ऐसे तालाबों को क्या कहा जाता? उन्हें कहा जाता ऑक्सीकरण ताल तथा निरीक्षण ताल। ऑक्सीकरण और निरीक्षण ताल कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। ठीक है। अब देखिए वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के, ये पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में आप लोगों को लाऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, फिर देखने में भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप लोग वीडियो को 2x पे देख लीजिएगा या 1.5x पे। इसकी मैं फ्री PDF आप लोगों को दूंगा, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा उतनी ही जल्दी मैं आप लोगों को इसकी फ्री PDF प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपका कोई भी कमेंट है तो वो ज़रूर कमेंट करें। ओके।